चलिए देखिए 10th क्लास का जो सबसे पहला पार्ट है जिसका नाम है जैव प्रक्रम हम पढ़ रहे हैं अभी। और आज इसी का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग आज क्या करेंगे, क्लियर करने वाले हैं ना। इसका बहुत सारा टॉपिक हम लोग क्लियर भी कर चुके हैं। जैव प्रक्रम में बहुत सारी क्रियाएं शामिल है जिसके बारे में आप लोगों को बैक क्लास में बताया जा चुका है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है जैव प्रक्रम में? पोषण, वृद्धि, उत्सर्जन, जनन, सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम का ही हिस्सा है। कहने का अर्थ ये है कि वो सारी क्रियाएं जो जीवों के शरीर में संपादित होती है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। उसी जैव प्रक्रम में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? पोषण पढ़ रहे हैं। पोषण क्या होता है? तो भोजन ग्रहण करना है, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब देखिए मनुष्य या जीव जंतु क्यों भोजन ग्रहण करता है? तो प्रत्येक जीवों के शारीरिक संचालन के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उसको ऊर्जा कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। और जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वही भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम देखेंगे। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो इसी पोषण में आपने बैक क्लास में मुख गुहा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दांत पढ़ा था, जीभ पढ़ा था। ये सारा टॉपिक आपका क्लियर करवाया गया था। उसी में आज हमें क्या पढ़ना है? तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? दंत अस्थि क्षय क्या है? देखते हैं। जब क्या होता है ना कि किसी व्यक्ति का दांत खराब हो जाता है, यानी कि दांत में छेद हो जाता है, तो उसे क्या करना होता है? डॉक्टर के पास जाना होता है ना। जिसे हमारे बिहारी भाषा में, देहाती भाषा में क्या कहा जाता है? खोड़रा, ऐसे ही कुछ बोला जाता है उसको, है ना। यानी कि दांत में छेद हो जाना, उसी को क्या कहा जाता है? दंत अस्थि क्षय कहा जाता है, ठीक है। चलिए आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन कि दंत अस्थि क्षय क्या है। तो आंसर में जब हम कोई मीठी चीज जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं, ठीक है। हम क्या खाते हैं? तो जरा आप देखिए कोई भी मीठी चीज जैसे में अगर हम मिठाई खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, इसमें से अगर कुछ भी हम खाते हैं तथा खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, हम कोई भी मीठा सामान खा लिए और उसको खाने के पश्चात हम अपने दांत को ठीक तरीक़ा से साफ नहीं किए, तब क्या होता है? तब ये चीज़ें हमारी दांतों से चिपक जाती है। उसके बाद क्या होता है? ये जो सभी चीज़ें हैं उसमें का जो मिठास है वो हमारे दांतों में जाकर चिपक जाता है, जिसे हम आम तौर पर शर्करा बोलते हैं, ठीक है। वो हमारे दांतों में जाकर चिपक जाता है। इसमें स्थित शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है? जैसे हम कोई भी मीठा चीज़ खा लिए, मीठा चीज़ खाने के बाद अगर हम अपने दांत को ठीक ढंग से साफ ना करें तो क्या होता है? उस सामान का जो मिठास है हमारे दांत से चिपक जाता है ना। वो जो मिठास है वो हमारे दांत से चिपक गया और हमारे मुख में उपस्थित बैक्टीरिया क्या करने लगता है? उस पर क्रिया करने लगता है और क्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। ये अम्ल है क्या? तो अम्ल क्या होता है? तो जितने खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे आप इमली ले लीजिए, टमाटर, कच्चा टमाटर भी आपको खट्टा लगेगा, जो अंगूर होता है वो भी आपको खट्टा लगता है, कच्चा आम आप खाएंगे वो खट्टा लगेगा। तो ये सभी चीज़ें खट्टा क्यों लगता है? अम्ल की उपस्थिति के कारण। इन सभी चीज़ों में क्या उपस्थित रहता है? इन सभी चीज़ों में अम्ल उपस्थित रहता है, ठीक है। तो क्या करता है? ये जो शक्कर है, शक्कर पर बैक्टीरिया क्या करता है? रासायनिक क्रिया करके वही अम्ल बनाता है। यह अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत पर क्रिया कर उसे नरम बना देता है। उसके बाद क्या होता है? वो जो आप देख रहे हैं अम्ल, वो अम्ल क्या करता है? तो ये जो दांत है इसके बाहरी एरिया पर क्रिया करता है और इसे, हमारा जो दांत है हार्ड होता है और उसको वो क्या कर देता है? नरम बना देता है, नरम कर देता है। और नरम होने के बाद दांत जो हमारा है वो झरना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? दांत झरना प्रारंभ हो जाता है। कड़ी परत पर क्रिया कर उसे नरम बना देता है। धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है। और जब क्या होता है? हमारे दांत पर अम्ल द्वारा क्रिया किया जाता है और हमारा जो दांत है वो नर्म हो जाता है। तो नर्म होने के बाद उसमें क्या होना प्रारंभ हो जाता है? छिद्र होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसी छिद्र को हम क्या कहते हैं? तो दंत अस्थि क्षय, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? डेंटल कैरीज कहेंगे, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? दंत अस्थि क्षय कहते हैं। अब देखिए दंत अस्थि क्षय कैसे होता है?
एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। तो क्या होगा, अगर आप कोई मीठा चीज़ खा लिए, मीठा चीज़ खाने के बाद आप अपने दांतों का बढ़िया से सफाई नहीं किए, है ना, मीठा चीज़ खा ली, उसके बाद दांतों का ठीक ढंग से सफाई नहीं हुआ, तो उस मिठास में जो शक्कर होती है उस पर हमारे मुख में जो बैक्टीरिया उपस्थित है वो क्रिया करने लगता है। क्रिया करके क्या करता है, अम्ल बना देता है, और उसके बाद वो अम्ल क्या करता है, हमारे दांत पर क्रिया कर, जो हमारा दांत हार्ड है, कठोर है, उसको क्या करता है, नरम कर देता है। और नरम होने के बाद हमारे दांत में क्या होने लगता है, छेद होने लगता है। उसी छेद को हम क्या कहेंगे, उसी छेद को हम दंत अस्थिक्षय कहते हैं, उसी को दंत अस्थिक्षय कहलाता है। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबू, इसे हम इंग्लिश में डेंटल कैरीज कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में डेंटल कैरीज कहा जाता है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आज हमें अगला क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपका जो अगला प्रश्न है उसे कहते हैं दंत प्लाक। क्या कहते हैं, दंत प्लाक कहते हैं। ये दंत प्लाक क्या होता है, ये जो दंत प्लाक है ये क्या है, तो क्या होता है ना कि जब कोई व्यक्ति कोई सामान खाया, कुछ भी खाद्य पदार्थ खा रहा है, खाने के बाद वो अपने दांत को ठीक ढंग से साफ नहीं किया, तो उस पर परत बैठने लगता है, उस वस्तु का परत बैठने लगता है, और परत बैठते बैठते वो जो परत है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं दंत प्लाक। क्या कहते हैं, दंत प्लाक कहते हैं। अक्सर ये दांतों का जो भीतरी पोर्शन होता है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। वजह ये है कि जब भी कोई आदमी ब्रश करता है तो आगे वाले पर तो कर लेता है, लेकिन जो पीछे वाला परत है अगर वो उस पर ब्रश ठीक ढंग से ना करे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दंत प्लाक जम जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से वही स्थिति उत्पन्न होगी, हमारा जो दांत है वो खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए दंत प्लाक किसे कहते हैं, तो देखिए उत्तर में बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण, जो बैक्टीरिया है उसके और जो भोजन है जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो पीला पीला भाग है वही है। ठीक है, जो पीला पीला भाग है वही है दंत, इसी को हम क्या कहते हैं, दंत प्लाक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, दंत प्लाक कहते हैं। तो बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपककर एक परत का निर्माण कर देते हैं। भोजन के जो महीन कण होते हैं वो और बैक्टीरिया हमारे दांत में चिपक कर एक परत का निर्माण कर देता है। ठीक है, उसी परत को क्या कहा जाता है, दंत प्लाक कहा जाता है। जब इसे अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाता है तब यह दांतों पर एक अस्थायी परत बना देता है। अब देखिए हम डेली कुछ ना कुछ भोजन ग्रहण कर ही रहे, कुछ ना कुछ खा ही रहे, तो सबका कण हमारे दांत में सटते जाता है। हम क्या करते हैं, ब्रश करते वो सारा परत हट जाता है, लेकिन हम क्या करें, अगर हम ठीक ढंग से दांत की सफाई ना करें तो वही परत जमते जमते एक मोटा परत बन जाएगा, और उसी मोटा परत को हम क्या कहेंगे, दंत प्लाक कहेंगे। क्या कहेंगे, दंत प्लाक कहेंगे। ठीक है, उसी परत को हम दंत प्लाक कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपको क्या पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे मुख में ना लार, जैसे देहाती भाषा में, हमने के बिहारी भाषा में उसे क्या कहा जाता है, लेड़ कहा जाता है ना, जिससे मुख में हम कहते हैं कि थूक बन रहा है ना, जिससे कहते हैं ना, उसी को लार कहा जाता है। उसका कार्य क्या है, तो जैसे अगर हम किसी भोजन को निगलते हैं अपने मुख में, निगलना नहीं, उसे मुख में डालना कहते हैं। जब किसी भोजन को हम अपने मुख में रखते हैं और उसको हम चबाना प्रारंभ करते हैं, क्या करना प्रारंभ करते हैं, चबाना प्रारंभ करते हैं, तो उस भोजन में हमारा जो लार है वो सन जाता है, और सनने के बाद क्या होता है, जो भोजन का वो लुगदी बनता है छोटा छोटा, वो चिकना हो जाता है, जिसके कारण जब हम भोजन को निगलते हैं तो आसानी से हमारे कंठ से फिसलकर नीचे चला जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो मनुष्य के मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन, तो पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, यानी कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 प्रकार का, यानी कि 3 जोड़ी जितने भी लार ग्रंथियां है, प्रत्येक लार ग्रंथियां किस चीज़ में होंगे, जोड़ियों में होंगे। ठीक है, किस चीज़ में होंगे, जोड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगा।
जितनी लार ग्रंथियां है सारी लार ग्रंथियां आपको जोड़ियों में देखने को मिल जाएगा। वही कहा जा रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। एक जोड़ी पैरोटिड ग्रंथि, एक जोड़ी सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और एक जोड़ी सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत है नहीं ना? अब चलिए यहाँ स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सा लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक लार ग्रंथि यहाँ पर होता है जहाँ से लार हमारे मुख में आता है। ठीक है, एक लार ग्रंथि आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे होता है, एक लार ग्रंथि आपको यहाँ पर मिल जाएगा और एक लार ग्रंथि आपके यहाँ पर होता है। आप जब अपने जीभ को ऊपर करते हैं तो जीभ के बीच में ज्वाइंट आपको दिखता है, वहाँ से भी जो लार होता है वो उत्सर्जित होता है, वो वहाँ से भी निकलते रहता है। ठीक है, तो एक मानव के मुख में कितने लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? 3 जोड़ी। एक जोड़ी जिसे हमने यहाँ पर पढ़ा है पैरोटिड ग्रंथि। ये जो आप लार ग्रंथि देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, ये कौन सा लार ग्रंथि है? तो ये आपका पैरोटिड लार ग्रंथि है। कौन सा? पैरोटिड लार ग्रंथि है, जो आपके यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर में सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। अब आप देख रहे हैं ये जो लार ग्रंथि है, ये जो लार ग्रंथि आप देख रहे हैं, ये जितनी भी लार ग्रंथियाँ होगी सबका कार्य क्या है? तो सबका कार्य हमारे मुख में लार उत्सर्जित करना है। ठीक है, हमारे मुख में लार बनाकर भेजना है, सबका काम यही है। उसके बाद आप देख रहे हैं जो सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि होता है, ये मानव के कंठ से ऊपर यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो अगला कौन सा लार ग्रंथि आप देखेंगे? तो सबलिंगुअल लार ग्रंथि, जो कहाँ पाया जाता है? तो आपके जीभ के नीचे वाला सतह, जब आप जीभ को उठाते हैं तो उसका जो नीचे वाला सतह है वहाँ पर जो लार ग्रंथि पाया जाता है, उस लार ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? तो सबलिंगुअल लार ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सबलिंगुअल लार ग्रंथि उसे हम कहेंगे। आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुतों बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। जब आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो 3 जोड़ी आप टिक कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे ये पूछे कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, उनके नाम बताएं, तो आपको क्या करना है? आपको लिखना है कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है बाबू? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। 1 नंबर में पैरोटिड ग्रंथि, 2 नंबर में सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और उसके बाद 3 नंबर में सबलिंगुअल लार ग्रंथि। जिसे स्ट्रक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये आपका पैरोटिड है, ये आपका सबमैंडिबुलर है और ये आपका सबलिंगुअल लार ग्रंथि है। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? बढ़े आगे, चलिए अब जब आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको अपने पोर्शन के चैप्टर में जो पढ़ने को मिलेगा वो है ग्रसनी। क्या है बाबू? ग्रसनी है। ग्रसनी क्या है, यानी कि ग्रसनी किसे कहते हैं, ग्रसनी क्या होता है? ठीक है, ग्रसनी हमारे मुख गुहा से प्रारंभ होता है, ये हमारे मुख गुहा का ही एक हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर में देखिए मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से भोजन ग्रहण होना प्रारंभ होता है और ये जो भाग आप देख रहे हैं यही भाग क्या कहलाता है बाबू? यही भाग आपका ग्रसनी है। क्या है? यही भाग आपका ग्रसनी है। यहाँ से हम भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अभी आपने देखा है लार ग्रंथि, उसी लार ग्रंथि के बारे में यहाँ पे बात किया जा रही है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं किस चीज़ का है? लार ग्रंथि का ही है। ठीक है, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक ग्रसनी में कितने छिद्र पाए जाते हैं? तो एक ग्रसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं। कितने छिद्र? 2 छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, जिसे हम 2 भागों में बांटते हैं। कैसे? निगल द्वार में। ठीक है, एक निगल द्वार होता है और दूसरा क्या होता है? कंठ द्वार होता है। ठीक है, ग्रसनी को 2 भाग में बांटा जाता है, जिसमें पहला भाग क्या कहलाता है? निगल द्वार कहलाता है और दूसरा कहलाता है कंठ द्वार। अब निगल द्वार क्या है तो देख लीजिए यहाँ पर। निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है। ये जो निगल द्वार है ये कहाँ खुलता है? तो आहार नाल के अगले भाग में खुल जाता है। ठीक है, तथा कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है।
अब आपसे यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निगल द्वार कहाँ खुलता है, तो निगल द्वार आहार नाल के अगले भाग में खुलता है। कहाँ खुलता है बाबू? अगले भाग में। किसके अगले भाग में? आहार नाल के अगले भाग में। जब भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए निगल द्वार कहाँ खुलता है, तो निगल द्वार आहार नाल के अगले भाग में खुलता है, ठीक है। तथा जब कंठ द्वार के बारे में बात किया जाए तो कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। कहाँ पे खुलता है? श्वास नली में खुलता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ट्रैकिया कहते हैं। अब देखिए कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना पाई जाती है। जो कंठ द्वार है, कंठ द्वार के आगे क्या पाया जाता है? एक पट्टी जैसी रचना पाई जाती है जो एपीग्लोटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? जो एपीग्लोटिस कहलाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? एपीग्लोटिस कहते हैं। अब देखिए इसका काम क्या है, तो मनुष्य जब भोजन करता है, जब मनुष्य भोजन ग्रहण करता है, जब हम और आप भोजन ग्रहण करते हैं तब क्या होता है? तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाती है। अब देखिए आप लोग एक चीज़ महसूस किए होंगे कि जब आप अपना नाक बंद कर लेते हैं तो जो श्वसन की हवा है आपके मुख से आने लगती है ना। और आप लोग एक चीज़ फील करेंगे कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं और जब आप भोजन को निगलते हैं उस टाइम आप सांस नहीं ले पाते हैं, है ना। जब भोजन अगर आप निगल रहे हैं एट ए टाइम आप सांस नहीं ले पाते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि जब क्या होता है कि मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तब ये जो पट्टी है, कौन सी पट्टी? एपीग्लोटिस। ये जो पट्टी है ये क्या करता है? कंठ द्वार को ढक देता है। जो कंठ द्वार है उसको ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाती है। अगर क्या होगा? भोजन अगर श्वास नली में चला जाएगा तो कभी कभी आप लोग फील किए होंगे कि जैसे भोजन कर रहे हैं और हमारे देहाती भाषा में कहा जाता है सरक जाना, है ना। सुने हुए हैं ना, सरक जाना। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते आप सरक गए और आपको ये लगता है कि अरे भोजन का कुछ कण सर तक चढ़ गया, नाक तक चढ़ गया। ऐसा फील होता है। कभी कभार आप देखते हैं किसी व्यक्ति का जब तबीयत खराब हो जाता है और उसे उल्टी वगैरह जब आती है तो क्या होता है? नाक से भी पानी गिरना प्रारंभ हो जाता है ना। कुछ अंश नाक से भी आ जाता है। वो कब होता है? जब एपीग्लोटिस कंठ द्वार को ना ढक दे। अगर कंठ द्वार एपीग्लोटिस द्वारा नहीं ढके तो क्या होगा? हम जो भोजन कर रहे हैं वो हमारे श्वास नली में चली जाएगी और हम श्वास नहीं ले पाएंगे और हमारी जो श्वसन क्रिया है वो क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? कुछ दिक्कत है तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर? एक बार इसको फिर से क्लियर कर लीजिए। ग्रसनी किसे कहते हैं? तो जो मुख गुहा का पिछला भाग है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी में कितने छिद्र पाए जाते हैं बाबू? तो ग्रसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें एक का नाम निगल द्वार है और दूसरा का नाम क्या है? कंठ द्वार है। जिसमें एक का नाम निगल द्वार है और दूसरा का नाम कंठ द्वार है। जो निगल द्वार है उसके बारे में जान लीजिए। तो निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है। जब आपसे पूछा जाए कि निगल द्वार कहाँ खुलता है तो निगल द्वार आहार नाल के अगले भाग में खुलता है। तथा जो कंठ द्वार है ये कहाँ पर खुलती है? श्वास नली में खुलती है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एपीग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, जब हम और आप भोजन करते हैं तो ये एपीग्लोटिस क्या करता है? कंठ द्वार को ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाती है। अगर भोजन श्वास नली में चला जाए, अगर भोजन श्वास नली में पहुंच जाए तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब श्वास नली में भोजन चला जाएगा तो नली जाम हो जाएगा, है ना। अगर भोजन हमारे श्वास नली में चला जाए तो हमारा जो श्वास नली है वो क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा और हम सांस नहीं ले पाएंगे। हमारा जो दम है वो घुटना प्रारंभ हो जाएगा, है ना। आप ऐसे भी अक्सर आप देखते होंगे जब आप भोजन ग्रहण करते हैं और जब आप उसको निगलते कुछ देर तक आप भोजन को कंठ पे रोक कर रखिए, आप देखिएगा आप सांस नहीं ले पाएंगे। खैर ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, घातक साबित हो सकता है। ठीक है, आज हमने कौन कौन सा क्वेश्चन क्लियर किया? तो सबसे पहले ग्रसनी। आप जब भी क्लास करने बैठेंगे जितना क्वेश्चन है इसका आप नोट्स बना लेंगे। मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लहर ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने दंत प्लाक के बारे में पढ़ा।
और उससे पूर्व हमने दंत अस्थि क्षय भी पढ़ा है। ठीक है, ये चारों टॉपिक आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट डे हम देख लेंगे। ठीक है।